हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू द चैनल ऑफ करियर विद्यापीठ। तो आज का डेट था 20 जुलाई 2021, जिसमें कि जेई मेंस का थर्ड अटैम्प्ट होने वाला था। तो पहला शिफ्ट का पेपर हो चुका है और मेरे पास मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो ये क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे। फिजिक्स के क्वेश्चंस को काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये सब। मतलब जो भी स्टूडेंट्स जिन्होंने अटैम्प्ट किया, आई होप सबका अच्छा गया हो, सबका सिलेक्शन हो। तो जिन्होंने अटैम्प्ट किया इन क्वेश्चंस को, तो आप देख सकते हो कि आप कैसे अटैम्प्ट किया, आपका सॉल्यूशन क्या है। तो मैं अभी उन क्वेश्चंस को, जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, उनको सॉल्व करूँगा, ताकि आप सभी लोग देखोगे कि इसका सॉल्यूशन क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। तो एक जो क्वेश्चन था, वो ये जो क्वेश्चन है वो इलास्टिसिटी से है। तो आप देख सकते हो सीधा सीधा क्या है इसमें कि यूनिफॉर्म रॉड ऑफ यंग मॉडुलस वाई इज अटैच्ड बाय is stretched by tension T1 and T2 so that the rod gets expanded to length L1 and L2 respectively. Find the initial length of rod. तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, ये क्वेश्चन कितना आसान है आप देखो। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक रॉड है जिसका इनिशियल लेंथ क्या है। एक रॉड है जिसका इनिशियल लेंथ है L, ठीक है, इसका इनिशियल लेंथ है L। तो अभी क्या हुआ, अब इसी रॉड का लेंथ जो है क्या हो गया, L1 हो गया। क्या हो गया, L1 हो गया। सॉरी, ये रहा L1 और ये जो इंक्रीमेंट हुआ वो डेल्टा L1 था जब इसमें स्ट्रेच किया गया T1 टेंशन से। अब इसी रॉड को जब T2 टेंशन से स्ट्रेच किया गया, तो अब जो इंक्रीमेंट हो गया वो हो गया डेल्टा L2। और पहले लेंथ था L, इस रॉड की लेंथ थी पहले L, अब इसकी लेंथ हो गई है L2, जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ। अब हम लोग जानते हैं, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, अभी हम लोगों ने देखा इलास्टिसिटी के बारे में। तो जहाँ पे क्या होता है, स्ट्रेस जो था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ था। तो जब ये प्रोपोर्शनलिटी को हटाते थे हम लोग, तो क्या होता था, सिग्मा इक्वल टू एप्सिलॉन वाई। जो वाई क्या, तो हमारा वाई है हमारा यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है कि ये क्या है। अब देखो क्या है कि सिग्मा क्या है, सिग्मा जो लोड है, सपोज करो टी है, टी अपॉन एरिया, लोड अपॉन एरिया जो स्ट्रेस है। एप्सिलॉन क्या है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इनटू वाई। तो डेल्टा एल देख लोगे ना, क्या हो गया, डेल्टा एल देख लेंगे क्या हो गया, ये हो गया टी एल अपॉन ए वाई। तो यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हो ना कि जो चेंज इन लेंथ है, वो चेंज इन लेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी यानी लोड से। तो पहले वाले केस में लेंथ क्या था, पहले वाले केस में जो लेंथ था वो आप देखोगे, पहले वाले केस के लेंथ को देखोगे आप, तो आपको मैं दिखा रहा हूँ अभी। पहले वाले केस को लेंथ को देखोगे तो आप L1 हो चुका है। तो चेंज इन लेंथ क्या है, तो पहले वाले में जब लेंथ L1 हो चुका है, तो आप देखो कि L1 है क्या, L1 एक्चुअली में ओरिजिनल लेंथ प्लस जो लेंथ है डेल्टा L1। ठीक है, तो डेल्टा L1 चेंज इन लेंथ है, डेल्टा L1 क्या हो गया, L1 माइनस L हो गया। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि डेल्टा L जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी से। ठीक है, तो पहले वाले केस में क्या हो गया, डेल्टा L1 जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया T1 से, और सिमिलरली डेल्टा L2 क्या हो गया, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया T2 से। तो डेल्टा L1 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, L1 डेल्टा L1 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, L1 माइनस L लिख सकते हैं अपॉन T1। सिमिलरली डेल्टा L2 को क्या लिख सकते हैं, L2 माइनस L अपॉन T2। बस हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व, यहीं पे हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें इसे सॉल्व कर लेना। तो ये हो गया T2L1 माइनस T2L, ठीक है, अपॉन इक्वल टू T1L2 माइनस T1L। L वालों को साथ ले दो, तो ये क्या हो गया, T2L1 माइनस T1L2 इक्वल टू T2, ये हो गया T2L माइनस T1L। तो L हमारा देखो क्या हो गया, T2L1 माइनस T1L2 अपॉन T2 माइनस T1।
T2 माइनस T1। तो आप जब आप देखोगे इसमें कि ये कहाँ पे है, ये कोई ऑप्शन है क्या ऐसा? बिल्कुल, ये ऐसा ऑप्शन आपको दिख जाएगा, सी ऑप्शन। तो थर्ड ऑप्शन होगा, यानी कि L1 T2, यानी कि क्या, L1 T2 माइनस L2 T1 अपॉन T2 माइनस T1। सिमिलरली यही तो है, L1 T2 माइनस L2 T1 अपॉन T2 माइनस T1। तो आ गया, कितनी आसानी से 4 नंबर आ गया यहाँ पे। तो आप सभी लोग ने देख लिया इसको कैसे हुआ। मैं आपको इस क्वेश्चन के बारे में बता दूं कि जब मैं इससे पहले ऑनलाइन फिज़िक्स क्लासेस ले रहा था, जिसमें कि मैंने ये इलास्टिसिटी टॉपिक को कवर किया था, तो मेरे स्टूडेंट्स शायद इस वीडियो को देख रहे होंगे और देखेंगे, तो आप पूछना, मैंने एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन, यही क्वेश्चन को करवाया था उसमें, क्लासरूम में कराया था। तो एक क्लासरूम प्रॉब्लम था मेरा, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि जिस क्वेश्चन को मैंने क्लासरूम में कराया वो एग्ज़ाम में आया, और वो भी काफ़ी खुश हुए देख के कि हाँ, ये क्वेश्चन जो है उनके क्लासरूम से था। तो एक ये चीज़ हो गई। अब आगे हम लोग चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या था? अब दूसरा क्वेश्चन ये था कि ए बटरफ्लाई इज़ फ्लाइंग नॉर्थ ईस्ट with 4√2 meter per second, with 4√2 meter per second with respect to wind is blowing at 1 meter per second। ठीक है, wind is blowing at 1 meter per second southwards, displacement of butterfly in 3 seconds is। तो इसमें आप देखो आज का जो लेक्चर मैंने डाला है, जो कि वेक्टर के ऊपर डाला है, कुछ वैसा वैसा लग रहा है। मैंने क्या बोला था? मैंने बोला था कि वहाँ पे साइकिल का एग्जांपल लिया था और विंड का एग्जांपल लिया था। देखो, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन आ चुका है, बिल्कुल सिमिलर। आप जाके देखोगे उस वीडियो को, मैं सही बता रहा हूँ, आप वीडियो जाके देखोगे तो मैंने किस तरीके से साइकिल और विंड का एग्जांपल लिया था। और यहाँ पे अब साइकिल नहीं है, यहाँ पे बटरफ्लाई है, और विंड तो रह ही गया। तो अब इन बटरफ्लाई के पास क्या है? इन बटरफ्लाई के पास कुछ मैग्नीट्यूड है, कुछ डायरेक्शन है, और इस विंड के पास भी मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है। देखो, अब इन्होंने पूछ लिया डिस्प्लेसमेंट ऑफ बटरफ्लाई इन 3 सेकंड। तो कितना आसान क्वेश्चन है। चलो अब निकालते हैं, करते हैं इससे किसे कैसे करना है। अब देखो अब यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, एक सेकेंड, मैं आपको ड्रॉ करके देता हूँ। हाँ, अब देखो ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, और ये साउथ डायरेक्शन है। तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जो है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में उसकी क्या है, वेलोसिटी है 4√2 मीटर पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू विंड। और विंड की वेलोसिटी मैं आपको बता दूं क्या, विंड की वेलोसिटी देखोगे ना, तो वो है साउथ डायरेक्शन में एट 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या है। जैसा कि मैंने बोला था, अब हमें यूज़ करना है रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट भी यूज़ करना है। तो अब आप जानते हो कि वेलोसिटी ऑफ बटरफ्लाई विद रिस्पेक्ट टू विंड जो है वो दिया हुआ है 4√2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये वेलोसिटी ऑफ बटरफ्लाई विद रिस्पेक्ट टू विंड है। अब वेलोसिटी ऑफ विंड देखो क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ विंड दिया हुआ है 1 मीटर पर सेकेंड साउथवर्ड डायरेक्शन में। तो अब जानते हो आप वेलोसिटी ऑफ बटरफ्लाई विद रिस्पेक्ट टू विंड क्या हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ बटरफ्लाई माइनस वेलोसिटी वेक्टर ऑफ विंड। ठीक है, तो वेलोसिटी वेक्टर ऑफ बटरफ्लाई क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी वेलोसिटी वेक्टर ऑफ बटरफ्लाई विद रिस्पेक्ट टू विंड प्लस वेलोसिटी वेक्टर ऑफ विंड। अब हमें क्या करना है कि वेलोसिटी ऑफ बटरफ्लाई फाइंड करनी है। तो हमें इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर चाहिए। आज ही रिजल्टेंट वेक्टर के बारे में डिस्कशन भी किया हूँ मैं, कि रिजल्टेंट वेक्टर क्या है और कैसे हम रिजल्टेंट वेक्टर को सॉल्व करते हैं। तो ये जो चीज़ थी, तो अभी इसको करते हैं। अब देखो, ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में तो ये कितना हो गया, ये 45 डिग्री हो गया, और ये साउथ डायरेक्शन में है ईस्ट से, तो ये कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो रिजल्टेंट वेक्टर ना यहाँ कहीं पे होगा, यहीं पे कहीं पे होगा, सपोज कर लो यहाँ पे कहीं पे। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर यानी कि वेलोसिटी ऑफ बटरफ्लाई इधर कहीं होगी। चलो फाइंड करते हैं। तो अब देखो, इनका जो वेलोसिटी ऑफ बटरफ्लाई का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ बटरफ्लाई विद रिस्पेक्ट टू विंड स्क्वायर प्लस वेलोसिटी ऑफ विंड स्क्वायर प्लस 2 इंटू वेलोसिटी ऑफ बटरफ्लाई इंटू वेलोसिटी ऑफ विंड कॉस थीटा। तो यहाँ पे देखो थीटा की क्या वैल्यू है,
देखो दोनों वेक्टर के बीच के एंगल की जो वैल्यू है वो कितनी है, 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री, यानी कि 135 डिग्री। दिख ही रहा होगा आप लोगों को। तो आप देख लो, आप यूज़ कर लो इसको। तो वी बी क्या हो गया, वी बी हो गया वेलोसिटी ऑफ बटरफ्लाई विद रिस्पेक्ट टू विंड, जो कि हमारा क्या दिया हुआ है, जो कि आप ऊपर जाके देखोगे तो हमारा दिया 4√2 मीटर पर सेकेंड। तो 4√2 स्क्वायर प्लस ये 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4√2 इंटू 1 इंटू कॉस क्या, कॉस 135 डिग्री। तो अब यहाँ पे करते हैं, नीचे करते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ बटरफ्लाई जो हो जाएगी, इसकी जो मैग्नीट्यूड हो जाएगी वो हो जाएगी, अब देखो ये क्या हो गया, ये हो गया 32, 4√2 स्क्वायर क्या हो गया 32, ये हो गया ना, प्लस 1 प्लस 2 इंटू 4√2, और कॉस 135 की वैल्यू होती है -1/2 इंटू 1। तो आप देख लो, इसको कट कर लो, तो ये हो गया 25, यानी कि वेलोसिटी जो बटरफ्लाई की वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड हो गई वो हो गई 5 मीटर पर सेकेंड। कितना इजीली हम लोग निकाल लिया। अब इसने पूछ लिया 5 मीटर पर सेकेंड। अब ये देखो वेलोसिटी ना टाइम का फंक्शन है ना इसमें एक्सेलरेशन दे रखा है, इसने पूछा है कि डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 3 सेकंड क्या है। तो हमने क्या कर लिया, वेलोसिटी को कांस्टेंट मान लिया। तो डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 3 सेकंड, नहीं इसने डायरेक्शन पूछा कि किस डायरेक्शन में, तो सीधा सीधा डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 3 सेकंड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा t इंटू वी बी। ठीक है, तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। और डायरेक्शन नहीं पूछा गया, बस इसमें पूछा गया कि डिस्प्लेसमेंट क्या, मैग्नीट्यूड क्या है। तो आप देख लो टी कितना है, 3 इंटू 5 मीटर, यानी कि 15 मीटर। देखो कितनी आसानी से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। 15 मीटर लगाओगे, आप देखो कैसे ऊपर 4 मार्क्स आपने सॉल्व किया, नीचे 4 मार्क्स, यानी कि 8 मार्क्स आपने सॉल्व कर लिया। ये बस मेमोरी बेस्ड है कि मेमोरी बेस्ड पे क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उसके ऊपर है। तो अभी हम लोग और भी क्वेश्चंस को करते हैं, देखते हैं कि और क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे आज के शिफ्ट 1 में, क्या क्या चीज़ पूछी गई है। तो आज हम लोग देखते हैं। आप देखो ना, आप देख रहे हो किस तरीके से आज मैंने बात की। आज अब मेरी पुरानी लेक्चर को, आज के ही लेक्चर को देखोगे तो किस तरीके से मैंने साइकिल और विंड की बात करी है, और किस तरीके से क्वेश्चन आ गया है ना, ज़बरदस्त चीज़। तो मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल कॉन्सेप्ट पे पढ़ाता हूँ मैं आपको यहाँ पे जो भी कंटेंट मिलेगा वो बिल्कुल सिलेबस से पॉइंट टू पॉइंट मिलेगा। क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट्स पे देखोगे, आप मेरे स्टूडेंट से पूछोगे जो मेरे से पढ़ रहे थे या ऑनलाइन क्लास में जूम मीटिंग ऐप पे, तो आप उनसे पूछोगे तो वो भी यही बताएंगे कि बिल्कुल मैं पॉइंट टू पॉइंट जाता था, कुछ ऐसी चीज़ें नहीं करता था जो बिल्कुल पॉइंट से हट जाएगी, या फिर आपका जो है मतलब आपकी मेहनत को ख़राब कर देगी, या फिर मेरी मेहनत को ख़राब करेगी। तो चलो ठीक है, एक और क्वेश्चंस को हम लोग डील करते हैं। एक क्वेश्चंस यहाँ ये लो, वेक्टर से ही एक क्वेश्चन आया था, एक और क्वेश्चन आया था कि इफ़ ए वेक्टर डॉट ए इंटू ए डॉट बी वेक्टर, अब इनका अगर जो ए डॉट बी वेक्टर जो है उसका जो प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के इक्वल है, तो इन्होंने बोला फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, और इन्होंने ऑप्शन दे दिया है कि √a² प्लस b² माइनस √2ab। दूसरा ऑप्शन दिया इन्होंने √a² प्लस b² प्लस √2ab। ठीक है, तीसरा ऑप्शन इन्होंने दिया है a माइनस बी, और चौथा ऑप्शन दिया है इन्होंने a प्लस बी। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन हो गए। अब आप जानते हो, अभी आपको मैं बता दूं कि a डॉट बी मतलब जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, उसकी वैल्यू होती है ab cos थीटा। ठीक है, और क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड होता है, क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड की जो वैल्यू होती है वो होती है सीधी सीधी ab sin थीटा। तो भाई क्वेश्चन में सारा चीज़ दे दिया इन्होंने। फिर से मैंने जैसे कि दिन में ही बोला था कि आप क्वेश्चन में ही सॉल्यूशन को फाइंड कर लोगे। तो अब ये ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा है। ए बी कैंसिल आउट हो गया,
तो 1 इक्वल टू टेन थीटा हो गया। तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1, यानी कि दोनों वेक्टर के बीच की एंगल क्या हो गई, ये हो गई 45 डिग्री, क्योंकि टेन इनवर्स 1 की वैल्यू 45 डिग्री होती। अब इन दोनों के क्या करना है, इन दोनों के हमें देखना है कि मतलब जो डिफरेंस है, मतलब सब्सट्रैक्शन का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या। अब सब्सट्रैक्शन के मैग्नीट्यूड को देखते हैं, तो a माइनस बी वेक्टर के सब्सट्रैक्शन के मैग्नीट्यूड को देखते हैं, वो हो जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। करते हैं, जो हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो गई 1/√2, ये कट गया। अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस √2ab। देखो कितनी जल्दी से ये क्वेश्चन बन चुका है, कितनी फास्ट हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। और हम लोग ऑप्शन 1 पे क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो ये तो 4 मार्क्स आप यहाँ से उठा लिए, 4 मार्क्स आपने यहाँ से उठा लिया। तो कितनी जल्दी से आपको मार्क्स मिल रहे हैं, आप देख लो। आप देखो, अब अगला जो क्वेश्चन है वो ये था, 4 मोल्स ऑफ डायटोमिक गैसेस इज हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड, फाइंड द हीट सप्लाइड टू द गैस इफ वर्क डन बाय इट इज़ 0। देख लो, तो ये क्या क्वेश्चन है, अब हमें देखना पड़ेगा कि क्या क्वेश्चन है। अब इन्होंने सीधा पूछ दिया है कि, अब देखो आप फर्स्ट लॉ को जानते हो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को जानते हो। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को जानो, ये क्या है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हुआ करती है डेल क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू। ठीक है, अगर वर्क डन 0 है, ये 0 है, तो डेल क्यू क्या हो जाएगी, ये डी यू के इक्वल हो जाएगी। यानी कि जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी हो जाएगी वही हमारी हो जाएगी हीट सप्लाई टू द गैस। अब हम लोग फाइंड करते हैं कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगी। अब इंटरनल एनर्जी जो है कहीं ना कहीं एसोसिएटेड किससे, डिग्री ऑफ फ्रीडम से एसोसिएटेड है। हर डिग्री ऑफ फ्रीडम को, मतलब गैस के हर डिग्री ऑफ फ्रीडम की जो मतलब को जो एनर्जी दी जाती है, हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम को एनर्जी दी जाती है, वो दी जाती है RT/2। एक मॉलिक्यूल के गैस के हर डिग्री ऑफ फ्रीडम को जो एनर्जी दी जाती है वो दी जाती है RT/2। अब मैं लिख ही देता हूँ, एनर्जी, इंटरनल एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल, वन मोल ऑफ गैस, ठीक है, पर डिग्री ऑफ फ्रीडम को मैं DOF लिख देता हूँ, इज़ RT/2। ये तो हम जानते हैं RT/2 दी जाती। अब तो डाई एटॉमिक गैसेस के पास आप देखोगे ना, तो डाई एटॉमिक गैसेस के पास कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, 3 ट्रांसलेशनल होती है और 2 रोटेशनल होती है। तो बताओ भाई कितनी हो गई, 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई। और कितने मोल्स हैं, 4 मोल्स हैं। तो अब देखो, एक मोल के पास जो इंटरनल एनर्जी होगी, डायटोमिक गैसेस की, 1 मोल इंटरनल एनर्जी ऑफ डायटोमिक गैस कितनी हो जाएगी, आप देख लो। डायटोमिक गैस की वो हो जाएगी 5/2 RT, है ना। लेकिन कितने मोल्स दिए हुए हैं देख लो, 4 मोल्स दिए, तो 4 मोल दिए हैं। तो 4 मोल्स के इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, इंटरनल एनर्जी ऑफ 4 मोल डायटोमिक गैस क्या हो गई, आप देखो 4 × 5/2 RT, ठीक है, 4 × 5/2 RT यानी कि ये हो गई 10 RT हो गई। तो अभी क्या है, डेल क्यू हमने देखा ऊपर में क्या था, डेल क्यू है DU, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी,
पहला इसका टेम्परेचर क्या था, पहले इसका टेम्परेचर क्या था आप देख लो, पहले टेम्परेचर मतलब सॉरी फाइनल टेम्परेचर क्या हो गया इसका, फाइनल टेम्परेचर हो गया इसका 50 डिग्री सेंटीग्रेड और इनिशियल टेम्परेचर इसी गैस का था 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब चलो निकालते हैं, अब फाइंड करते हैं। तो अब क्या हो गया 10 इंटू RT2 माइनस 10 इंटू RT1, ये हमारा हो जाएगा DU। ठीक है, तो अब DU फाइंड करना 10 RT2 माइनस 10, ठीक है, ऐसे करके फाइंड कर लेंगे। तो 10 R कॉमन आ गया, T2 कितना 50 माइनस T1 कितना है 0, तो ये कितना हो गया 500 R हो गया। तो हमारा जो DU है ना, जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी आई है, उसकी वैल्यू आई है 500 R, और यही क्या है, यही हमारी है डेल Q इक्वल टू DU, क्योंकि वर्क डन तो 0 है, तो यही हीट सप्लाइड हो जाएगी 500 R। आप देखो कितनी ईजिली आप समझ गए इस चीज़ को। अब आप देखो सीधा सीधा हम लोग ऑप्शन 3 मारेंगे, 3 पे क्लिक करेंगे और भग लेंगे, 4 नंबर यहाँ से और मिल गए आपको। ठीक है, आओ एक और थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखो जो वर्क डन होता है ना, जो वर्क डन होता है इसमें क्या दिया हुआ है, फॉर ए गिवन PV कर्व फाइंड द नेट हीट टेकन बाय गैस सिस्टम इन ए साइक्लिक प्रोसेस। तो वर्क डन जो होता है वो होता है एरिया अंडर PV डायग्राम, यही होता है हमारा वर्क डन। अब आप देखो, तो जब साइक्लिक प्रोसेस होता है ना, जब साइक्लिक प्रोसेस होता है, अब क्या, तो साइक्लिक प्रोसेस पे जो नेट हीट होता है ना चेंज, वो नेट वर्क डन के इक्वल होता है। ठीक है, तो अब वर्क डन अगर फाइंड कर लेंगे साइक्लिक प्रोसेस की, तो वही हीट ट्रांसफर वही हो जाएगी, हीट वही होगा, नेट हीट वही होगा गैस का। तो अब देखो फाइंड करते हैं। तो ये फिगर क्या था, ये फिगर था सर्कल। अब सर्कल का जो वर्क डन हो गया वो क्या हो गया π/4 इंटू D²। लेकिन देखो ये क्या हो गया, इनिशियल कितनी थी 20 लीटर थी और फाइनल वॉल्यूम क्या हो गई 40 लीटर। तो 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब। ठीक है, तो अब हमें सीधा सीधा क्या करना, π/4 इंटू 40 इंटू 10⁻³ माइनस 20 इंटू 10⁻³ इंटू 40 इंटू 10⁻³ माइनस 20 इंटू 10⁻³। क्योंकि आप देखो 40 किलो पास्कल मतलब 20 किलो पास्कल से प्रेशर हो गया 40 किलो पास्कल इस चीज़ में। तो अब हम लोग ऐसे ही फाइंड करेंगे। तो क्या हो गया, ये π/4 इंटू 20 इंटू 10⁻³ इंटू 20 इंटू 10⁻³ जूल। ठीक है, ये तो कैंसिल हो गया, चलो ठीक है। ये तो इसका जो आंसर आ गया हमारे पास वो आ गया 100 पाई जूल। इसका आंसर आ गया 100 पाई जूल। हम ऊपर देखते हैं, देखो फोर्थ ऑप्शन जो है वो 100 पाई जूल है। इसको निकालेंगे, इसको क्लिक करेंगे और आराम से निकल जाएंगे। तो इस तरीके से हमारा जो है ये क्वेश्चन भी हो गया। आप देखते जाओ कितनी आसानी से सारे क्वेश्चन बनते जा रहे हैं, बिल्कुल मजाक हो रहा है यहाँ पे। अब देखो, अब जो ये क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, अब एक और क्वेश्चन क्या था, ये क्वेश्चन ये है कि एक जो है एक ब्लॉक है 10 kg की, ठीक है, मतलब 4 प्लैंक्स आर अरेंज्ड इन अ लिफ्ट गोइंग अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन 0.2 मीटर पर सेकेंड। तो इसका जो एक्सेलरेशन है वो है 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये लिफ्ट किधर जा रही है, ऊपर जा रही है। ठीक है, सोन इन द फिगर फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन अप्लाइड बाय लिफ्ट ऑन 10 kg ब्लॉक। तो अब 10 kg ब्लॉक के ऊपर आप देखोगे ना, ऐसे इसको बना लो, 10 kg ब्लॉक के ऊपर आप देखोगे तो टोटल मास कितने होंगे, ये 20 है, ये 20 है, ये 20 है। तो उसके ऊपर ऑलरेडी 60 kg मास है, और इसका मास कितना है, इसका मास अपना 10 kg है। तो और ये कितनी एक्सेलरेशन से जा रहा है, और हमें जी लेना है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये ए इक्वल टू 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। तो टोटल जो वेट, अब हम लोग क्या किए ना, टोटल वेट को मान लिया जाए, क्योंकि ये सरफेस के कांटेक्ट में है ना, तो सरफेस के कांटेक्ट में आप सोचो कितना वेट होगा टोटल। तो 20 kg इसका, 20 kg इसका, 20 kg 60, और ये 70 kg मान लिया हमने, 70 kg यहाँ पे है।
ठीक है, और ये एक्सेलरेशन ए से ऊपर की ओर मूव कर रही है, ठीक है। हमने इन सभी मास को एक इकट्ठा मास मान लिया और उसको लेके चल रहे हैं। तो अब आप देखोगे तो सरफेस से इसके ऊपर नॉर्मल फोर्स बिल्कुल आउटवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा, और ये 70 kg है तो mg नीचे लग रहा होगा जो कि mg होगा, और a एक्सेलरेशन से ऊपर मूव कर रहा है तो इनर्शिया फोर्स किधर की तरफ होगा, नीचे की तरफ होगी, ma, और ये हो जाएगी प्लस ma। बस आप देखो फ्री बॉडी डायग्राम बन तो गया। आप देखो कितनी आसानी से क्वेश्चन भी बन गया। अब देखो तो नॉर्मल फोर्स क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा mg प्लस ma। टोटल मास उसके ऊपर कितनी है, वो है 70 g प्लस a। आप देखो g कितनी है 70, 9.8 प्लस 0.2 न्यूटन, 700 न्यूटन। अब देखो 700 न्यूटन है क्या ऑप्शन में, हाँ बिल्कुल है, सेकंड ऑप्शन है। देखो एक और क्वेश्चन, कितनी जल्दी से ये क्वेश्चन बन रही है, कितनी आसानी से क्वेश्चन बन रही है, आप बस देखते जाओ। आप भी ऐसे ही करोगे, आप भी ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आप यहाँ पे पढ़ोगे, आप कॉन्सेप्ट बताओगे। और ये क्वेश्चंस इतनी आसानी से इसलिए सॉल्व हो रही है ना क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट पता है और मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा। मैं कभी आपको ये नहीं बोलूँगा कि आप फार्मूला रट लो। आप फार्मूला रट लोगे तब दिक्कत हो जाएगी, तब क्वेश्चंस काफ़ी टफ लगने लगेंगे आपको, और बन जाते हैं क्वेश्चन टफ अगर आप फार्मूला रटते हो तो। अब देखो, अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि वी हैव ए चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड q, वी हैव ए चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड q इफ़ वी डिवाइड चार्ज इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है। व्हाट शुड बी देयर रेशियो सो दैट देयर विल बी मैक्सिमम रिपल्सन फोर्स बिटवीन देम। तो सपोज ठीक है, चार्ज ऑफ फर्स्ट पार्ट, ठीक है, चार्ज ऑफ फर्स्ट पार्ट कितना हो गया, चार्ज ऑफ फर्स्ट पार्ट हो गया स्मॉल क्यू ले लिया हमने, तो चार्ज ऑफ सेकंड पार्ट कितना हो गया, सेकंड पार्ट कितना हो गया, आप देखो कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू, ये हो गया चार्ज ऑफ सेकंड पार्ट, और ये कॉलम में दिया हुआ। अब इन दो चार्ज के बीच जो फोर्स लग रही होगी वो क्या लग रही होगी, F इक्वल टू के Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर लगता है, तो K इंटू स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल Q माइनस स्मॉल क्यू अपॉन आर स्क्वायर हो गया। तो टोटल फोर्स आप देख लो क्या हो गई। अब देखो डिस्टेंस तो वही रहेगा ना, देखो इफ़ वी डिवाइड चार्ज इंटू 2 पार्ट्स व्हाट शुड बी देयर रेशियो सो दैट देयर विल बी मैक्सिमम रिपल्सन फोर्स, तो डिस्टेंस तो वही रहेगा। अब हम इसे करते हैं, फाइंड करते हैं कि मैक्सिमम फोर्स क्या होगी। तो मैक्सिमम फोर्स क्या हो जाएगी, dF अपॉन डी स्मॉल क्यू इक्वल टू 0। इससे हम करेंगे क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है हमें, तो हम फोर्स को डिफ्रेंशिएट कर देंगे उस पार्ट चार्ज के छोटे पार्ट से, तो हम देखेंगे उससे हमारी मैक्सिमम वैल्यू निकल आएगी। चलो ठीक है, करते हैं हम लोग। के अपॉन आर स्क्वायर क्यू इंटू क्यू माइनस क्यू डी, क्योंकि ये आर जो है वो बिल्कुल ये है कांस्टेंट है, अपॉन डी क्यू। अब इक्वल टू 0 कर दिया हमने, तो आप देखो कि क्या हो गया, के अपॉन आर स्क्वायर ये है डी क्यू माइनस क्यू अपॉन डी क्यू इंटू क्यू इक्वल टू 0। तो ये चीज़ें हो गई डी क्यू इंटू क्यू माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन डी क्यू इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू आ गई। अब हमने क्यू के रिस्पेक्ट में जब इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया तो ये हो गया क्यू माइनस 2q इक्वल टू 0। तो q इक्वल टू 2q, तो q स्मॉल q की वैल्यू आ गई q/2। तो फर्स्ट पार्ट की वैल्यू है q/2 और सेकेंड पार्ट की वैल्यू थी q माइनस q, यानी कि सेकेंड पार्ट की वैल्यू थी ये, तो ये हो गई q माइनस q/2 यानी कि q/2। तो दोनों की वैल्यू q/2 होगी। तो इन दोनों पार्ट में क्वेश्चन में क्या पूछा गया, आप देखो क्वेश्चन में पूछा गया है
व्हाट शुड बी रेशियो सो दैट देयर विल बी मैक्सिमम रिपल्सन फोर्स बिटवीन देम। तो दोनों पार्ट क्या है, अब आप देखो कि अब क्या हो गया, दोनों पार्ट क्या है, दोनों पार्ट की रेशियो क्या हो गई, दोनों पार्ट की रेशियो हो गई 1:1, क्योंकि पहले पार्ट की वैल्यू भी Q/2 है, दूसरे पार्ट की भी वैल्यू Q/2 है। तो जब दोनों पार्ट की वैल्यू Q/2 है तो 1:1 हो गई। ऑप्शन 1 को चूज़ करेंगे, पिक करेंगे और चौका मार के निकल लेंगे, यानी कि 4 मार्क्स आपको यहाँ भी मिलेगा। अब देखो, अब ये आखिरी क्वेश्चन है जो मुझे मिला मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन में। मैं आगे भी और भी चीज़ों को देखूँगा कि जो अगर मिलेंगे, जैसे जैसे मुझे क्वेश्चंस मिलते जाएंगे मैं आपको सॉल्व करने के लिए दूंगा, मतलब सॉल्व करने के लिए भी दूंगा और मैं खुद भी सॉल्व करूंगा, उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन दूंगा। तो आप इस क्वेश्चंस को देखो, ये आखिरी क्वेश्चन। इसमें ये बोला गया कि इन द गिवन अरेंजमेंट स्प्रिंग फोर्स ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट 100 न्यूटन पर मीटर इज कंप्रेस्ड बाय 0.5 मीटर। द हाइट ऑफ द अरेंजमेंट इज 2 मीटर। अ बास्केट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस d such that their projection ball will fall in the basket. If the mass of the ball is 100 ग्राम, find the maximum value of d। तो मतलब एक बॉल है यहाँ पे, उसको एक स्प्रिंग से दबाया गया, ठीक है। अब ऐसे करके दबाया गया और इसे छोड़ दिया गया, तो ये बॉल जाती है और ये यहाँ पे इस बास्केट में मतलब गिरती है जाके बॉल। तो आप सीधा सीधा समझ रहे होगे ना कि जब ये तो प्रैक्टिकल लाइफ की प्रॉब्लम है कि हम किसी भी चीज़ को स्प्रिंग में दबा के छोड़ देते हैं तो कैसे वो। अब भाई हमारे पास पेन हुआ करता था वो स्प्रिंग वाला, किस तरीके से हम लोग बचपन में खेला करते थे उस पेन से। तो चलो ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को भी देखते हैं। देखो आप देख सकते हो जेई मेंस में जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो सब कॉन्सेप्चुअल है, कॉन्सेप्ट बेस्ड है। तो चलिए ठीक है, करते हैं। तो कितने अमाउंट से इसको, तो स्प्रिंग में जब इसे कंप्रेस किया गया तो कितनी एनर्जी मतलब स्प्रिंग में स्टोर की गई होगी, वो हुई होगी ½ kx²। और उस वो एनर्जी जो स्प्रिंग की होगी, जो स्प्रिंग ने स्टोर की होगी, वो चेंज हो गई होगी उस बॉल के काइनेटिक एनर्जी में, ½ mv², ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी, अब देखो वेलोसिटी क्या है, बिल्कुल हॉरिजॉन्टली जा रही है, कोई इसके पास वर्टिकल कंपोनेंट नहीं है। तो v² इज इक्वल टू हो गया kx²/m। v², k देखो कितना है 100, x देखो कितना है 0.5², और m की वैल्यू क्या है, सॉरी, और m की वैल्यू आप देखो क्या है 100 ग्राम, यानी कि 0.1 kg। तो v² क्या हो गया 100 इंटू 0.25/0.1, यानी कि आप इसे देख सकते हो v² की जो वैल्यू आई है वो है 250, और v की जो वैल्यू आई है वो आई है √250। तो ऐसे हम लोग वेलोसिटी, अब हमें तो पता चल गया ये इनिशियल वेलोसिटी, इस इनिशियल वेलोसिटी से ये बॉल यहाँ से मतलब ये बॉल जाके मतलब इस इनिशियल वेलोसिटी से बॉल यहाँ से निकलेगी और वो बास्केट में जाके गिरेगी। ये तो पता चल गया हम लोग को कि ये वेलोसिटी क्या होगी √250 पर मीटर, √250 मीटर पर सेकेंड। तो अब चलो अब देखते हैं। अब देखो वाई डायरेक्शन में क्या हो गया, वाई डायरेक्शन में ये कितने डायरेक्शन में वाई डिस्प्लेसमेंट क्या होगी जब ये यहाँ से यहाँ की ओर आई होगी ये बॉल, तो वाई डिस्प्लेसमेंट क्या हुई होगी, वो निगेटिव वाई डायरेक्शन में। मेरा कोई साइन कन्वेंशन हम लोग ले लेंगे, इसको पॉजिटिव वाई मानेंगे, इसको पॉजिटिव एक्स मानेंगे, निगेटिव एक्स निगेटिव वाई। तो जो डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन में हुई है वो निगेटिव वाई डायरेक्शन में 2 मीटर नीचे की तरफ हुई है। तो एस वाई हमारी क्या हो गई -2 मीटर, ठीक है। यू वाई की वैल्यू क्या दी हुई है, यू वाई की वैल्यू क्या दी हुई है 0। ए वाई की क्या वैल्यू है -g, क्योंकि ग्रेविटी डाउनवर्ड लग रहा है और नीचे की तरफ हमने निगेटिव लिया है, ठीक है। अब हम लोग इसको यूज़ करेंगे, तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कि ये कितने टाइम में ये बॉल इस जगह पे यानी कि 2 मीटर के डिस्प्लेसमेंट को कवर कर रही है, -2 मीटर के। तो एस वाई इक्वल टू यू वाई टी -12g_t²। यू वाई टी तो कोई कंपोनेंट है ही नहीं, तो एस वाई यानी कि -2 इक्वल टू -12 इंटू 10 इंटू t²। सपोज कर लिया हमने g की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर,
ठीक है। तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गई, वो हो गई 2 × 2/10, यानी कि 0.4 सेकेंड स्क्वायर है। तो टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, टी की वैल्यू हो जाएगी 0.4 √सेकेंड। ठीक है, ये हो गई टाइम, इतने टाइम में यानी कि √0.4 सेकेंड में वो बॉल यहाँ पे आके टकराई होगी। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना, हमें मैक्सिमम डिस्टेंस डी फाइंड करना। तो ये डिस्टेंस जो होगा वो क्या है, वो एक्चुअली में डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन है। ठीक है, तो अब देखो एस एक्स हमें फाइंड करना, एस एक्स की वैल्यू है डी, ए एक्स जो है वो 0 है, एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन। ठीक है, टाइम पीरियड है हमारा √0.4 सेकेंड। यू एक्स हमारा आ चुका है √250 मीटर पर सेकेंड। आप देखो √250 है ना, और कंफर्म कर लेते हैं, हाँ बिल्कुल। तो एस एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। तो ए एक्स तो 0 हो, तो ये टर्म कैंसिल हो गया। तो एस एक्स क्या हो जाएगी, एस एक्स आप देखो √250 इंटू टाइम पीरियड, आप देखो क्या है, टाइम पीरियड है इंटू √0.4। ठीक है, ये टाइम पीरियड हो गया। तो आप एस एक्स आप फाइंड करोगे क्या हो जाएगा, देखो 250 इंटू 0.4, एस एक्स इक्वल टू 250 इंटू 0.4 कर दिया जाए, ये 2 ये 5 ये 50, यानी कि ये √100 यानी कि 10 मीटर। तो जो मैक्सिमम डिस्टेंस डी होगी उसकी वैल्यू हो जाएगी 10 मीटर। आप देखो ऑप्शन में 10 मीटर है क्या कहीं पे, बिल्कुल है, सेकंड ऑप्शन। एक और चौका लग गया। तो आप इस तरीके से देख लिया, आपने देख लिया कि कैसे जो है क्वेश्चंस बने हैं, कैसे जो है कितनी आसानी से क्वेश्चंस बन रहे हैं, और इसके पीछे क्या रीज़न है इतनी आसानी से क्वेश्चन बन रहे हैं। क्योंकि कॉन्सेप्ट, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप जानते हो सारी चीज़ें आपके सामने क्रिस्टल क्लियर है, अगर आप जान रहे हो कि कोई चीज़ें क्यों हो रही हैं, तो आपको प्रॉब्लम बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आप बेहतर करोगे एग्ज़ाम में। तो जितने भी जेई मेंस और जेई एडवांस देने वाले स्टूडेंट हैं, तो आगे जिनका भी शिफ्ट है उनको ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक। मैं चाहता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छा करें और सबके सब अच्छा करें एग्ज़ाम में। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों से ही बोलिए। मैं आगे के शिफ्ट को भी शायद सॉल्व करके आपको दिखाऊं, सॉल्यूशन दूं। चलिए, थैंक यू वेरी मच।